नमस्कार, हिमाचल वॉइस न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सतीश डडवाल। हिमाचल प्रदेश वॉइस न्यूज़ के कार्यक्रम खास मुलाकात में इस समय मेरे साथ हैं जसवां प्राप्त विधानसभा क्षेत्र के विधायक और प्रदेश सरकार में उद्योग एवं पर्यटन मंत्री विक्रम ठाकुर। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंत्री, सबसे पहला सवाल, यदि आप राजनीति में नहीं होते तो क्या होते? पहला ही प्रश्न बड़ा आप टेढ़ा कर रहे हैं। राजनीति के से पहले मैंने बहुत से पड़ावों में से गुजर के आया हूँ। मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आया हूँ। मैंने स्कूल में नौकरी की है, उसके बाद मैंने नेशनल फर्टिलाइजर में नौकरी की है। नौकरी करने के बाद, विद्यार्थी परिषद में काम करने के बाद, संघ में काम करने के बाद मैं राजनीति में आया। हाँ, अगर राजनीति में ना आता तो इसी प्रकार से नौकरी करता हो तो मैं कुछ नहीं कर पाता। उद्योग मंत्री के तौर पर आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है? आप स्वयं को 10 में से कितने नंबर देते हैं? देखिए, ये जसवां प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां कभी कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना। पहली बार मौका मिला है और मेरे को बहुत बढ़िया विभाग मिले हैं जिनमें काम करने का मौका मिलता है। इंडस्ट्री विभाग के अंदर बहुत अच्छा काम मैंने पिछले 4.5 वर्षों में किया है। चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट हो, चाहे फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग हो, चाहे सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग हो, और उसके साथ साथ अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ लगते क्षेत्र में पहला इंडस्ट्रियल जो हमारा एरिया है चिरपोर, उसको चुना है और वो उसकी डेवलपमेंट हो रही है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चला हुआ है। लेकिन सर, अभी जो चिनौर औद्योगिक क्षेत्र जो आपकी सरकार का पहला औद्योगिक क्षेत्र है, वो उसमें अभी तक लोगों का ये भी विपक्ष का आरोप है कि अभी तक उसमें उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है? निश्चित तौर पे जब आप कहीं पर उद्योग लगाना है आप लोगों ने, तो सबसे पहले उद्योग लगाने वाले व्यक्ति को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। उसको जमीन देनी पड़ेगी, उसको बिजली देनी पड़ेगी, उसको पानी देना पड़ेगा। इन मूलभूत सुविधाओं को पूरा करते करते समय लगता है। आप किसी चैनल के आगे बैठ के ये तो बोल देंगे कि वहां पे हुआ नहीं है, लेकिन जो हुआ है वो देखिए आप जाके। वहां पे लगातार काम हुआ, करोड़ों रुपए वहां पे खंड की चैनलाइजेशन के लिए लगे हैं, सड़कें बन गई हैं, लाइटों का व्यवस्था हो गई है। आने वाले दिनों में वहां उद्योग भी लगेंगे। सर, जयराम सरकार की परफॉर्मेंस कैसी रही है? विपक्ष का आरोप है कि जयराम सरकार हर क्षेत्र में विफल रही है। जयराम ठाकुर जी की सरकार पिछले 4.5 वर्षों से बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मानवीय दृष्टिकोण से हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से काम होना चाहिए उस प्रकार का काम हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कोई भी ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का विधायक हो, वहां पे काम हुआ है, वहां डेवलपमेंट हुई है। गरीब व्यक्ति के लिए नई नई योजनाएं चली है। अगर सेंटर से कोई योजना चली है तो उसका अनुसरण हिमाचल प्रदेश में किया गया है। मैं तो ये मानता हूं कि एक बहुत ही सक्सेसफुल सरकार आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की रही है। आपके पास पर्यटन विभाग भी है। आपने मंत्री के तौर पर रहते हुए उसे घाटे से उबारने के लिए ऐसे क्या ठोस कार्य किए हैं? पिछले 4.5 वर्षों में से 2 वर्ष ऐसे गुजरे हैं कोरोना के कारण से, जिसके कारण से सारी की सारी जो हमारी एक्टिविटी है वो ठप पड़ी रही। उसी के कारण से HRTC का जो है घाटा भी वो बड़ा है। लेकिन अभी हम उस बेड़े में नई बसेस लेके आए हैं और आने वाले दिनों में 350 बस और आ रही है। हम इलेक्ट्रिकल बसेस की तरफ चले हैं ताकि जो पर्यावरण है, जो यहाँ का इन्वायरमेंट है वो ठीक रह सके। और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे उसके घाटा जो है उस घाटे से HRTC उभरेगी। समय के साथ साथ ये सारी चीजें ठीक होंगी। सर, जो नई बसें आई वो तक कितनी पहुंची क्या, और अभी और भी आने वाली हैं कुछ ऐसी? नहीं, 206 बसेस की हमने बात कही है, सारी की सारी बसेज आ रही। इलेक्ट्रिक जो बसों को आपने कहा योजना है वो चल भी रही है, भविष्य को लेकर उसको क्या योजना है कि कैसे इसको ज्यादा? इलेक्ट्रिकल बसेस का चलन हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल पॉलिसी हम लेके आए हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिकल बसेस ज्यादा से ज्यादा हो। स्मार्ट सिटीज के अंदर हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी की बसेस चला रहे हैं और आने वाले दिनों में HRTC के बेड़े में भी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल बसेस आएंगी। सर, हिमाचल में अवैध तौर पर जो है वोल्वो बसें काफी चल रही हैं और आपने 2-3 बार उसमें अचानक निरीक्षण किया है, छापेमारी की है, तो कोई इसको रोकने के लिए क्या भविष्य में कोई ऐसी ठोस योजना है कि अवैध जो चलती हैं वोल्वो बसें वो बंद हो जाए? समय समय के ऊपर इन सारी चीजों के ऊपर विचार होता है। जब तक मेरे को शिकायत मिलती है हम उनके ऊपर एक्शन भी करते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि बहुत से ऐसे लोग जो है वो मिसयूज करते हैं। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं, कोई ना कोई एक ऐसी नीति बनाई जाएगी जिसके कारण से इन बसेस के प्रवेश के ऊपर रोक लग सके।
सर एक चुनावी वर्ष है और इस वर्ष जो सरकार जो है वो काफी घोषणाएं कर रही है, तो क्या ऐसा है ये सभी जो घोषणाएं धरातल पर उतर पाएंगी या मात्र चुनावी घोषणाएं ही रह जाएंगी? पहले वर्ष से लेकर 4.5 वर्षों तक लगातार घोषणाएं हो रही हैं और जो घोषणाएं हो रही हैं वो जमीन पे नजर आ रही हैं। आज जो घोषणा होती है 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद कैबिनेट में आती है और उसको हम जमीनी अमली जामा पहनाते हैं। इसलिए कोई भी घोषणा हवाई फायर नहीं है, जमीनी घोषणाएं हैं सारी। सर प्रदेश में काफी समय से मांग उठती रही है कि नए जिले बनने चाहिए, तो क्या आपकी क्या राय है कि नए जिले बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? कोई बुरी बात नहीं है कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने चाहिए, नए आपके जिले होने चाहिए, लेकिन जिस प्रकार की प्रदेश की आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए इन सारी चीजों में डिले हो रहा है, बनने तो चाहिए। सर डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी केंद्रीय यूनिवर्सिटी पिछले 4.5 सालों में नहीं बन पाई है, इसका भवन अभी भी लंबित है, ऐसा क्यों, क्या रख गया काम में? केंद्र सरकार का ये मानना था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम दोनों जगह पर होना चाहिए, धर्मशाला में भी और देरा में भी। धर्मशाला में जो जमीन है उसके फॉरेस्ट केसेस लगे हुए थे, इसके कारण से डिले हुआ है। देरा में कोई दो राय नहीं है कि हम देरी से आए हैं, लेकिन आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के प्रयासों से अब इसकी सारी टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो गई है और आने वाले दिनों में इसका काम जो है बड़े जोरों शोरों से चलेगा। सर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का कहना है कि इस बार हम ताज भी न ताज बदलेंगे ना राज बदलेंगे, रिवाज बदलेंगे, ये कैसे होगा? निश्चित तौर से हिमाचल प्रदेश की जनता इस बार एक नया इतिहास लिखेगी और हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार के काम, जिस प्रकार का विकास, जिस प्रकार की समन्वय भारतीय जनता पार्टी में और आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने बनाया है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार रिवाज पक्का बदलेगा। और उपचुनावों में तो भाजपा 4 सीटें हार गई, तो ये कैसे होगा? कोई दो राय नहीं है। उपचुनावों में परिस्थिति अलग होती है, जो मेन चुनाव होते हैं उनमें परिस्थिति अलग होती है और इन मेन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कहीं ये जो ताज ना बदलेंगे या ये कहीं विधायकों को तोड़ मोड़ का तो नहीं ऐसा सरकार चाहती है? लेकिन जिन विधायकों को भारतीय जनता पार्टी पसंद आ रही है, जिन विधायकों को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पसंद आ रही है, वो आएंगे। अभी आगे आगे देखिए कि होता है क्या, और भी बहुत से लोग आएंगे। आज सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में जीतने वाली है, निश्चित तौर से बड़े लोग इधर आएंगे। सर विधानसभा चुनाव में भाजपा का मुख्य मुकाबला जो आप पार्टी से होगा या कांग्रेस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस से होगा। सर अभी आपके विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। सर 10वां विधानसभा जो आपका विधानसभा क्षेत्र है वहां पर डाडा सीबा और प्रागपुर में जो आप रक्कड़ में एसडीएम खोलने को लेकर घोषणा हुई है और उसकी अधिसूचना भी जारी हुई, लेकिन लोगों में उसको लेकर रोष है कि ये डाटा सीबा में खुलना चाहिए था और प्रागपुर में खुलना चाहिए था। जिस समय कोई भी चीज किसी विधानसभा क्षेत्र में आती है तो कुछ शरारती आदमी, शरारती लोग इस प्रकार के काम करते हैं। अभी मैं डाटा का टूर करके आया हूँ, 17 जगह पे कार्यक्रम हुए हैं, लोग खुश है। किसी ने मेरे को, एक भी व्यक्ति ने खड़े होकर ये नहीं बोला कि आपने यहाँ पे एसडीएम ऑफिस क्यों नहीं खोला। तो ये केवल और केवल मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 लोगों का विरोध हो सकता है, ऐसा कोई विरोध मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं है। प्रदेश सरकार में सर मंत्री बनने के बाद आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में चाहे वो सड़कें हैं, वो पुल हो, बिजली हो, पानी हो, उसको लेकर काफी विकास कराया और लोग आपको एक प्रकार से किंग ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं, लेकिन अभी भी ऐसा कई लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में वो सुधार नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। जसवां प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 50 बेडेड हॉस्पिटल आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की देन है। डाडा सीबा के अंदर आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने 24/7 रक्कड़ में चलाया है। मॉडल पीएचसी प्रागपुर में बनने जा रही है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि और ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पे आए। लेकिन अगर आप कहेंगे स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर कुछ हुआ नहीं है, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि बड़ी 50 बेडेड हॉस्पिटल है, मॉडल पीएचसी है, 24/7 रक्कड़ है, यहाँ पे हम लोगों ने काम किया है और निश्चित तौर से उससे आम जनमानस को फायदा भी हुआ। सर विपक्ष का आरोप है कि जैसे आप आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाते हैं तो उसमें से जो आपके कुछ खास लोग हैं उनको आपने ज्यादा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई और आम लोगों को कम दी है, ये क्या बिल्कुल गलत है। मैं कभी किसी के कागज को ऊपर नीचे नहीं करता, जितने किसी के बिल लगे होते हैं उतने उनको बिल देते हैं। गरीब लोगों के बीच में ऐसी कोई परिभाषा काम नहीं करती कि अपने को दे दो बगाने को मत दो। अगर आपके पास कोई उदाहरण है तो बताइए। नहीं सर, ये जो विपक्ष का आरोप कहते हैं, विपक्ष के तो बड़े, विपक्ष को तो तकलीफ है कि पैसा जा क्यों रहा है। विपक्ष ने कभी देखा ही नहीं कि इस प्रकार से भी कोई काम होता है। विपक्ष कभी सोच सकता है कि 6 करोड़ रुपया लोगों में बट गया है
उनको तो तकलीफ है, उनको तो लग रहा है कि हमारा वोट बैंक किस तरह है, लेकिन गरीब आदमी की मदद करना मेरा धर्म है और मैं करूंगा। सर, आपका जो 10वां विधानसभा क्षेत्र है वो करीब करीब 105 किलोमीटर लंबा है और आपके दो क्षेत्र जो बड़े, एक 10वां आता है और एक प्रागपुर के क्षेत्र है। इन दोनों के बीच में आपको विकास करने में किस तरह की चुनौतियां आपको फेस आती है? निश्चित तौर से पिछले 2 विधानसभा क्षेत्रों में 2 बार इसी प्रकार से कैंडिडेट आए हैं जिन्होंने ये कहा है कि हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव होगा अगर आप विक्रम ठाकुर को जिताते हैं। इसलिए मैंने उन दोनों क्षेत्रों का बैलेंस बनाने के लिए एक एसडीएम ऑफिस 10वां में खोला, एक एसडीएम ऑफिस प्रागपुर में खोला। इसी प्रकार से मैंने पीडब्ल्यूडी का दफ्तर 10वां में खोला और आईपीएच का दफ्तर प्रागपुर में खोला। 24/7 मैंने रक्कड़ में की, 50 बेडेड हॉस्पिटल डाटा शिवा में खोला, पॉलिटेक्निकल कॉलेज 10वां में खोला, फार्मेसी कॉलेज प्रागपुर में खोला। इस प्रकार से बैलेंस बनाने की मैं कोशिश करता हूं ताकि जो गंदे लोग हैं वो कोई बात ना कर पाए। सर, आपको द्वारा एमएलए चुने जाते हैं, विधायक चुने जाते हैं, तो उसके बाद आप उसका नया आपका क्या मुख्य उद्देश्य रहेगा कि मैं ये काम अभी करूंगा? निश्चित तौर पे काम कभी समाप्त नहीं होते, विकास कभी रुकता नहीं है। चाहे हमने बहुत से काम कर लिए हैं, जो काम शेष बचते हैं वो काम मेरी प्राथमिकता होंगे। सर, सोशल मीडिया में भी आप काफी एक्टिव रहते हैं, वहां पर आपको प्रशंसा भी मिलती है और आलोचना भी होती है, तो आप आलोचना को कैसे देखते हैं? आलोचना को से मैं सीखता हूँ, आलोचना से पता चलता है कि क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करता हूँ। और जो लोग मुझे समय समय पे सजेशन देते हैं, चाहे वो मेरे मित्र हैं चाहे मेरे मित्र नहीं है, सबकी बात मानता हूँ। आपके विधानसभा क्षेत्रों से समाज सेवी काफी सक्रिय हैं, क्या वो समाज सेवा चुनाव लड़ने का बहाना है उनका या उतरना चाहते हैं उसमें? निश्चित तौर पे कोई समाज सेवा करने नहीं आया, सबने चुनाव लड़ना है। ठीक सर, हिमाचल फाइल्स न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।